एक बड़ी खूबसूरत सी किताब थी जो खो गई और वो यूक्लिड से पहले लिखी गई थी, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। और उस किताब को लिखा था लगभग 100 साल पहले यूक्लिड से। इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन। बुक 3-4 में तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री की भी कुछ चीजें दिखाई देती है। इतना वर्चस्व बना पाई क्योंकि वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से की गई थी, स्टार्टिंग विथ डेफिनेशंस, postulates, common notions, and building upon it with the idea of reason and logic. It's a book of mathematics. जिसमें आप फर्स्ट 6 बुक्स में आप प्लेन ज्योमेट्री देख रहे हो। बुक 5 में आपको रेशोज के बारे में बताया जा रहा है और उस रेशो की एप्लीकेशन आप देख रहे हो बुक 6 में। पूरी नंबर थ्योरी क्या है, जैसे आप नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हो 10th क्लास में आप पढ़ोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 10th बुक में आप इन कंज्यूमरेबल्स की बात कर रहे हो जिसे आप क्वाड्रेटिक सर्ट्स कहते हो। बुक 11 से 13 तक वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड ज्योमेट्री एंड इन बुक 13 वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटोनिक सॉलिड। इस किताब को सिर्फ मैथमेटिक्स के माध्यम से नहीं देखा जाता, लॉजिक और डिडक्शंस के माध्यम से भी देखा जाता है। दैट इज व्हाई आई मेंशन 2 ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स, वन वाज अब्राहम लिंकन and the other was Jefferson. So once you understand this chapter, once you understand what exactly we mean by postulates, axioms, definitions, then we can actually go and appreciate theorems. Then we can actually go and appreciate propositions. Then we are going to appreciate constructions. वर्ल्ड में 2 ही 3 किताबें हैं जो वाइडली स्प्रेड है। किताबों की बात करूं, बाइबल इज वाइडली स्प्रेड, गीता इज वाइडली स्प्रेड, कुरान इज वाइडली स्प्रेड। अगर कोई और किताब है जो वाइडली स्प्रेड है तो दिस इज दिस बुक। प्रूव दैट रूट 2 इज an irrational number. Stay with me. You would be able to understand what I'm going to say. Let's say alpha is not equal to beta. तो उस proposition को use करेंगे हम. Just focus here. तो हम लोग अब तक क्या समझ पाए हैं यूक्लिड साहब के बारे में? कोई बताओ क्या समझ बनी अभी तक? लेट मी चेक यू गाइस कि क्या अच्छा लगा या क्या खराब लगा या क्या बोरिंग थी। He was more of a person who organized things. He was more of a person who organized things. Most of his works do not belong to his work. जैसे अगर मैं बात करूं बुक 1 और 2 की, तो बुक 1 और 2 में तुम्हें पाइथागोरस की बहुत सारी काम दिखेगी। बुक 3-4 की बात करूंगा तो एक पता है एक बड़ी खूबसूरत सी किताब थी जो खो गई और वो यूक्लिड से पहले लिखी गई थी। उस किताब का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री और उस किताब को लिखा था लगभग 100 साल पहले यूक्लिड से। एक फिलोसोफर जिनका नाम था हिपोक्रेट, सुना इनका नाम? ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन, इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। उनकी एक किताब थी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बुक 3-4 में तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री की भी कुछ चीजें दिखाई देती है। तो इसलिए ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जो किताब थी वो यूक्लिड की पर्सनल किताब थी, बट ये किताब इतनी स्ट्रांगली, इतना वर्चस्व बना पाई क्योंकि वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से की गई थी, इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज की गई थी, इतने सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को बनाया गया था, लाइक स्टार्टिंग विथ डेफिनेशंस, देन postulates, common notions, and building upon it with the idea of reason and logic for proposition 1, 2, 3 and keeps on moving. दूसरी खास बात थी इस किताब की कि ये जो 13 वॉल्यूम्स लिखी गई थी जिसमें आप फर्स्ट 6 बुक्स में आप प्लेन ज्योमेट्री देख रहे हो। बुक 5 में आपको रेशोज के बारे में बताया जा रहा है और उस रेशो की एप्लीकेशन आप देख रहे हो बुक 6 में, जहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है, सिमिलर फिगर्स की बात हो रही है। फिर बुक 7 से बुक 9 तक पूरी नंबर थ्योरी है। इट्स अबाउट होल नंबर, इंटीजर्स। पूरी नंबर थ्योरी क्या है, जैसे आप नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हो, है ना, 10th क्लास में आप पढ़ोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, विच इज लाइक हाउ डू यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो कहीं ना कहीं 7th से 9 तक आपको पूरी नंबर थ्योरी दिखेगी और 10th बुक में आप इन कंज्यूमरेबल्स की बात कर रहे हो जिसे आप क्वाड्रेटिक सर्ट्स कहते हो। दैट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ यूक्लिड्स वॉल्यूम्स, जहाँ पे पूरी इरेशनल नंबर्स की बातें हो रही है। और फिर उसके बाद
book 11 से 13 तक we are talking about the solid geometry, 3D geometry, and in book 13 we are talking about platonic solid, है ना? तो बुक को इतनी खूबसूरती से कॉम्प्राइज किया गया है, इतने खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया गया है कि इस किताब को सिर्फ मैथमेटिक्स के माध्यम से नहीं देखा जाता, बट इस किताब को लॉजिक और डिडक्शंस के माध्यम से भी देखा जाता है. दैट इज व्हाई आई मेंशन टू ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स. वन वाज Abraham Lincoln and the other was Jefferson. So both of them used this book extensively. तो इस बुक की कुछ खास बात तो है कि कैसे चीजें बिल्ड हो रही है. और जैसे अभी हमने कुछ प्रोपोजिशंस देखा, इट वाज डन वेरी नीटली, इट वाज टोल्ड वेरी नीटली दैट हाउ वी आर कमिंग अप टू दिस रिजल्ट. अगर आप अपनी 8वीं क्लास तक की ज्योमेट्री ये सब देखोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको एक फील देने के लिए बताई जाती है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं. तो इस तरीके से सर्कल क्या होता है, ये सब बताया जाता है, बट सिस्टमैटिक तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाता. अब आप क्लास 9th में आते हो, आप ज्योमेट्री को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करोगे, एक सिस्टम के तहत देखने की कोशिश करोगे. दैट इज व्हाई इन एनसीईआरटी दे हैव स्मार्टली प्लेस्ड दिस चैप्टर एज chapter number 5 just before the geometry section. So once you understand this chapter, once you understand what exactly we mean by postulates, axioms, definitions, then we can actually go and appreciate theorems. Then we can actually go and appreciate propositions. Then we are going to appreciate constructions. तो वो ऐसे ही randomly नहीं आ रहा है. It is coming through a system. और अब इसके बाद आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे, आप जो आने वाली मैथ्स पढ़ने वाले हो, जिसमें आप कैलकुलस पढ़ने वाले हो, तो जो कैलकुलस की जो सबसे पहले कैलकुलस की अंश देखी जाती है वो आर्किमिडीज के काम में देखी जाती है, हेरॉन्स के काम में देखी जाती है, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था. तो यू आर एक्चुअली, so anyone who is a student of mathematics or who is going to be a student of mathematics, he or she must understand this work. Then only you would be able to walk into the in the field. जैसा कि आइंस्टीन ने भी कहा है कि if it is not able to kindle your passion, then it's not, the field is not for you. So I totally agree with him. Even if you want to be a lawyer, if you want to be a great lawyer, a good lawyer, something like Abraham Lincoln, who is like very serious about his demonstration, who is very serious about how you are going to prove things, how you are going to build arguments, how you are going to build logic. और आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे जैसे, you are going to give arguments, no matter in what position you are, sometimes to save yourself, sometimes to save your friends. You have to build arguments, and those arguments need to be watertight. Watertight means those arguments cannot be shaken. है ना? जैसे अगर लेट से आप कुछ establish करना चाह रहे हैं मेरे सामने, that arguments need to be solid, so that your parents, your teachers, they all agree with you कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, because a solid logic is there. So that is why this work becomes a fantastic work not only in the field of mathematics, but somehow आपको इसको देखना ही पड़ेगा. एक अरब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा यूक्लिड के बारे में कि जो भी यूक्लिड के बाद जितने भी मैथमेटिशियंस आए हैं और आगे जितने भी आएंगे, वो सब यूक्लिड के डिसाइपल हैं. जैसे कि आज आप यूक्लिड के डिसाइपल बने हुए हो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूक्लिड वाज ट्राइंग टू टीच. ओके, सो कमिंग बैक to the propositions, we have talked about the history of mathematics before Euclid. We talked about Egyptian civilization, we talked about Mesopotamian civilization, we talked about Chinese civilization a little bit, that they have some traces of mathematics. Then we talked about Greek mathematicians pre-Euclidean, जिसमें से हमने थेल्स के बारे में बात की, पाइथागोरस के बारे में बात की, and we saw how they proved things. Then we talked about people after Euclid, like Archimedes, Heron, Carl Friedrich Gauss, Newton, and then you have even people who do not
who does not belong to mathematics field, they were also some sort of disciple of Euclid, है ना? That is why this book turned out to be such a masterpiece, a classical work, the greatest work, not one of the greatest, but the greatest book in mathematics. जैसे अगर मैं बात करूं, अगर किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है तो एक इलियाड होती है होमर्स की, जो गाना गा गा के हिस्ट्री सुनाते थे 4000-3000 साल पहले, उनकी कलेक्शंस को कहते हैं, तो वो आज भी रिलेवेंट है मॉडर्न लिटरेचर में। तो अगर आप लिटरेचर पढ़ने जाओगे तो दैट बुक वुड रिमेन relevant for you. Same way, Euclid is relevant. And Euclid is like, जितनी भी वर्ल्ड में 2 ही 3 किताबें हैं जो वाइडली स्प्रेड है। जैसे अगर मैं किताबों की बात करूं, बाइबल इज वाइडली स्प्रेड, गीता इज वाइडली स्प्रेड, कुरान इज वाइडली स्प्रेड। अगर कोई और किताब है जो वाइडली स्प्रेड है तो दिस इज दिस बुक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इम्पैक्ट एंड रीच ऑफ दिस बुक। सो कमिंग बैक, we talked about definitions, we talked about postulates, we talked about common notions, and we understood how these three things are coming together to give propositions. And we talked about proposition 1, then we jumped to proposition 4, then we jumped to proposition 5, then 8, then 11, then 20. That was triangle inequality. Now, this 27th proposition is important. Why? बिकॉज 27 प्रोपोजिशन से पहले, मतलब 26 प्रोपोजिशन में हमने अभी तक पैरेललिज्म की बात नहीं की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेललिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट इज व्हाई 27 बिकम्स अ रैडिकल चेंज इन दिस होल स्टोरी ऑफ प्रोपोजिशंस। और यहां पे ये ही इज गोइंग टू यूज द फर्स्ट टाइम द डेफिनेशन ऑफ पैरेललिज्म। वेयर वाज दैट डेफिनेशन? डेफिनेशन 23, वेयर ही इज ट्राइंग टू डिफाइन when do we call two lines as parallel? Those lines which do not meet, we call them parallel lines. So proposition 27 says if alpha equals to beta, if alpha equals to beta in this scenario, in this diagram, this transversal, if these two angles are equal, we are going to say these two lines are parallel, and he's going to prove it through some suppositions. So we are not going to get into that. But I'm going to talk about proposition 29 because यहाँ पे बड़ी खास बात हो रही है। सबसे पहली खास बात ये हो रही है कि इस प्रोपोजिशन में हम सबसे पहली बार अपने पोस्टुलेट 5 को यूज करने जा रहे हैं। यू रिमेंबर पोस्टुलेट 5 क्या था? जिसे हमने कहा था ये मिसनोमर है, इट कुड बी द नॉन पैरेलल पोस्टुलेट। मतलब अगर कोई दो लाइन है एंड इफ दिस एंगल, लेट्स से अल्फा, यहाँ पे लेट्स से गामा, if alpha plus gamma is less than 180 degree, if alpha plus gamma is less than two right angles, they will meet. That was the postulate. अब एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रूफ होता है। अभी तक हमने जो भी प्रूफ देखा था वो डायरेक्ट प्रूफ था। डायरेक्ट प्रूफ मीन्स वी स्टार्टेड विद अ सिंपल प्रीमाइस एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द डिडक्शंस। अगर आप डायरेक्ट प्रूफ्स की बात करें तो हमने जैसे एंगल्स इन अ सेमी सर्कल में एकदम डायरेक्ट प्रीमाइस बिल्ड की थी कि अच्छा ये आइसोसेलेस है, ये रेडियस है, इक्वल है, ये है ना? इट वाज लाइक स्टेप बाय स्टेप रिड्यूसिंग एंड प्रूविंग दैट ओके द एंगल इन अ सेमी सर्कल वाज राइट एंगल। बट अब जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक वे ऑफ प्रूविंग थिंग्स। प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं? प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि लेट्स से एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं डॉक्टर हूं, ठीक है? एंड लेट्स से यू हैव टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ डॉक्टर। यू हैव टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? यू नो इट दैट ही इज नॉट अ डॉक्टर, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू प्रूव इट, बट दैट पर्सन इज सेइंग दैट आई एम अ डॉक्टर। So you have to prove him that you are not a doctor. Let's say the absolute truth is that he's not a doctor. So what you're going to do, you're going to say, okay, agreed that you are a doctor. So that is something you are going to start with something जिसे आपको प्रूव करना है गलत।
So what you're going to say, okay, let's say I am assuming you are a doctor. वो भी यही कह रहा था, आप इसके उल्टा कह रहे थे, लेकिन आपने क्या बोला? Okay, let's say you are a doctor. Okay, give me your class 10th mark sheet. Okay, great. Give me your class 12th mark sheet. Great. Class 12 subjects, PCB, fine. Give me your MBBS degree. Not able to produce. So if you don't have an MBBS degree, and the definition of doctor right now, for a time being, we are assuming the definition of doctor is the person who holds MBBS. So what are you going to say? So you hence prove. That's a process of proving through contradiction. आप academically contradictions एक बार और अपनी class 10th में जब आप जाओगे तो आपको प्रूव करने को आएगा, prove that root 2 is an irrational number. क्या आएगा? Prove that root 2 is an irrational number. So how you're going to prove? You're going to say, what is the definition of rational number? Number which can be represented in the form of where p and q are integers and q is not equal to 0. This is how you're going to say. And you also know that every rational numbers can be simplified in that version that p and q are co-prime. Let's say if you have a rational number 4,6, 4 upon 6, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? 2/3. So every rational number can be reduced into 2 co-prime factors. Oh, stay with me. You would be able to understand what I'm going to say. तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है? √2 is not an rational number. और मुझे प्रूफ करना है √2 is an irrational number. तो मैं क्या assume करूंगा? Let's assume √2 is a, so I am going to say if √2 is a rational number, I can say √2 is equal to p upon q. Can I say √2 is equal to p upon q? And can I say, okay, √2 can be written as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 and p and q are co-prime? What do you mean by p and q are co-prime? Both, not both are prime. Both are relatively primes, means their highest common factor is 1. Let's say if I say 2 upon 9, it's the simplest form. 9 is not a prime, but the HCF of 2 and 9 is 1. So we say 2 and 9 are co-primes. Okay. तो मैं किसी भी rational numbers को कैसे represent कर सकता हूँ? P by Q, Q not equal to 0, P and Q are integers, and P and Q are co-prime. It's very important. P and Q are co-prime, which means they have no common factor. Now when I am writing P by Q as equal to square root 2, तो मैं square root से छुटकारा कैसे पाता हूँ? Okay, squaring both sides. So can I say P square is equal to 2Q square? Can I say P square equals to 2Q square? अगर P square is equal to 2Q square है तो मुझे पता है कि P is an even number. If I say P square is equal to 2Q square, तो इससे साफ पता चलता है कि P square is an even number. If P square is an even number, then P is also an even number. If P square is an even number, then P is also an even number. किसी भी even number को मैं 2n लिख सकता हूं. तो P square को मैं क्या लिख दूंगा? 4n square. 4n square is equal to 2Q square. इसका मतलब Q square is equal to 2n square, which means Q is also an even number. P is also an even number, Q is also an even number. Is it possible when I am writing a P by Q in the simplest form? No. So that means our supposition is wrong, and that is the proof through contradiction. So this 29th propositions is important, not only that he is going to use postulate 5 for the very first time, but he is also going to use proof through contradiction. So what is the statement here? If AB is parallel to CD, then alpha equals to beta. Okay? So how Euclid is smartly going to prove, you have to appreciate that. He's going to say, okay, let's say alpha is not equal to beta. If alpha is, and then I can say, let's assume alpha is less than beta. I can assume alpha is less than beta. Okay.
I'm going to call this as gamma. I'm going to call this as Archimedes knows that beta plus gamma equals to 2 right angle. है ना, beta plus gamma equals to 2 right angle. And beta plus gamma will definitely be bigger than alpha plus gamma. Why? Because alpha is smaller than beta. So if alpha plus gamma is less than beta plus gamma, which is equal to 2 right angle, we are saying alpha plus gamma is less than. And what does postulate 5 says? If two angles on the same side is less than 2 right angles, which means they are going to. So these two lines need to meet. These two lines need to meet because alpha plus gamma is less than 2 right angles. But that's a contradiction because they are. And what's the definition of parallel lines? So such a fantastic way to prove this proposition, and that is through contradiction. So you can say Euclid was the master of proofs. He knew stylish ways to. I'll come back to that. What is a double contradiction? But this is proof through contradiction. Double contradiction was the game which Archimedes played. And Archimedes contradicting 2 times. We'll be coming that. Let me first go ahead with this. So now comes this result you have already seen before. Where? Before Euclid. Where? Thales. Heron was after Euclid. Okay. So according to Proclus, Euclid was somehow younger to Pluto's younger pupils like Aristotle. So Aristotle might be older than Euclid, and Euclid was older than Archimedes. So Euclid can be placed between Archimedes and Aristotle, somewhere in the middle. So historically, अगर timeline पे मुझे fit in करना पड़ेगा, तो I'll fit in somewhere in the middle. अच्छा, तुम लोग ये देखते हो, कहीं कहीं पे हेरोन्स फॉर्मूला लिखा रहता है, कहीं कहीं पे हीरोज फॉर्मूला लिखा रहता है. So what's the problem? Why it's somewhere heroes and why somewhere is heron? Huh? जब आप ग्रीक वर्क्स को लैटिन में ट्रांसलेट कर रहे थे ना, तो इट वाज नॉट प्लूटो, इट वाज प्लूटोन. तो प्लूटोन का एन निकाल दिया, प्लूटो बन गया. हिरोन का एन निकाल दिया, वो हीरो बन गया. इमेजिन करो कि न्यूटन अगर ग्रीक्स में होता, तो उसका नाम ये लोग लैटिन में न्यूटो कर देते हैं. That must have been very funny, ना? Okay, coming back. The sum of 3 angles in a triangle equals 2 right angles. अच्छा, ये बताओ अब तक क्यों बचा के रखा है इस बात को? अब क्यों इसकी बात हो रही है? Why in 32nd proposition? Parallel lines का concept. Parallel lines का, and we are going to use parallel lines to do that, and we have already built the proposition to how to build a parallel lines, है ना? तो हम यहां से क्या करेंगे? I'll just draw a line parallel to the opposite side, okay? And I'll call this angle as alpha and this angle as, and अभी हमने पढ़ा proposition 27, if two lines are parallel. So alpha plus gamma plus beta is 2 right angles. Now get rid of this alpha beta. Gamma plus alpha plus beta would equal to 2 right angles. Right? Clean proof? Okay. देख रहे हो बहुत सारी चीजें जो तुम लोग ग्रांटेड लेते थे, that needs some certain proofs. आप ग्रांटेड किसको ले सकते हो? पोस्टुलेट्स को
और कॉमन नोशंस को और डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस भी आप अपने से नहीं इमेजिन कर सकते हो, यू हैव टू गेट बैक टू दैट कि दिस इज द डेफिनेशन, है ना? ओके, so we started the propositions, story of propositions by building equilateral triangle. Now we have how to build a square. Why are we talking in the 46th, almost at the end of book 1? Why not? जब हम polygon, जब हम equilateral triangle बना रहे थे तो साथ साथ ही बना लेते, parallel lines, same story. तो parallel lines की जरूरत पड़ेगी square बनाने के लिए, so that is why we are going to do it, and it's a very smartly done. Like आपको compass से, it's like little complicated but it's beautifully. So आप, आज हम सारी propositions की proof नहीं कर सकते हैं, so I'll just take the highlights. Okay, what's this? Which proposition? It's a Pythagoras theorem. It's a, in a right angle triangle, the square on the sides subtending the right angle is equal to the squares on the sides containing the right angle. Matlab, he is talking about hypotenuse square and then the legs squares, right? So this is Pythagoras theorem. What do you see here? It's a Arabic book जहाँ पे यूक्लिड को ट्रांसलेट किया गया था एलिमेंट्स को, एंड यू कॉल दिस एज अ विंडमिल डायग्राम. इट्स लाइक अ ब्लेड्स ऑफ विंडमिल, है ना? इट्स लाइक अ विंडमिल थिंग. It's a very beautiful way to prove Pythagoras theorem. I've already shown you one method. I'll show you the second method. Then I'll show you how Heron's proved Pythagoras theorem. Heron's also had a beautiful way to prove Pythagoras theorem. I'll talk about that as well. So Pythagoras theorem को बहुत खूबसूरती से कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है. Okay. So what exactly is this? This is the diagram. So it's more like a windmill, है ना? अब इसको कैसे प्रूफ करना है वो देखना बड़ा जरूरी है. थोड़ा sophisticated है, but we'll talk. Since I want you to get excited about proving Pythagoras theorem in n different ways. So that is why I'm taking so much of pain of describing Pythagoras theorem again and again. Okay, let's say C point से एक पैरेलल लाइन गिरा दो, ठीक है? पैरेलल लाइन गिर गया. Let's call D E F. Okay. So what we need to prove that this area is equal to this area, and then by symmetry you can say this area would be equal to this area. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो वो अपने आप प्रूव हो जाएगा. वी डोंट नीड टू. तो कहीं ना कहीं हमने पूरी काम को आधा कर दिया, पूरे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने का काम आधा कर दिया. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव, दैट इज द क्वेश्चन. देखो तुम लोग सोच पा रहे हो कि नहीं? टेल मी, सिंस नाउ यू गाइज आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? समथिंग ब्यूटिफुल हियर. Think in terms of congruence triangles, congruent triangles. You would see a fantastic congruent triangle here. Huh? क्या ADE? ADE एक triangle. अच्छा यहाँ पे मैंने A लिख दिया ना, that will give you some confusion. Let's call it delta. ठीक है? Okay. I want you to look at this triangle. Can you see this triangle? And I want you to look at this triangle. So I'm talking about two triangles here. I'm just writing it. One is triangle BAG, BAG. Can you see this? Obtuse triangle. And then I'm going to talk about DAC. Triangle DAC. Are they congruent? Why?
Which proposition? Side angle side. So I can say DA and BA are equal squares. Yeah. And AC equals to AG, side of squares. So same method can work for the right side. So I'll just prove the left side and things would be done. Okay. The question here is, the area of these two triangles are going to be equal. एक प्रोपोजिशन है 41 42 में, जहां पे बताया जाता है, जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई जाती है कि parallelogram having the same base and triangle having the same base chopped between the same parallel lines, the area of triangle is going to be half of the area of parallelogram. Why? Because they have the same base, and you know what is the area of parallelogram? Base into height, and the area of triangle would be half into base. तो उस प्रोपोजिशन को यूज करेंगे हम, उस प्रोपोजिशन को हम यूज करेंगे. तो आप देख सकते हो कि अगर मैं AD और C पैरेलल लाइन की बात करूं, ये AD और C पैरेलल लाइन की बात करूं, तो इस ट्रायंगल DAC would be half of this rectangle. True or false? Because this is the common base, this is the, so the area of triangle DAC, I'm talking about DAC triangle, दिख रहा है? The area of DAC would be half of this rectangle. Right or wrong? You can see this triangle is half into base into height. Height would be this. And this rectangle is base into height. So definitely this is twice of this. So the purple region is equal to 2. Right or wrong? Agreed with me? Now look here. Which color should I choose? Let's choose this. Let's choose blue. Now look here. Acha, blue here. Let's choose this hill. So you look at this triangle. Okay? ये triangle दिख रहा है? And focus on this base. This is the base. So can I say this triangle is half of this square? देखो, ये parallel line है पूरा. This is the parallel line. These two are parallel lines. They are sharing the common base and chopped with the same height. Little sophisticated, but you would be able to see that. Usually क्या होता है, आप acute angle triangle देखते हो, आप acute angle triangle में देखते हो हाइट सीधे बीच के अंदर से आ रही होती है, बट obtuse angle triangle में हाइट बाहर होती है. अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो द हाइट इज दिस, द हाइट इज, याद करो ऐसे बनाते हो ना, है ना? सो आई कैन से द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज डबल ऑफ दिस ट्राइंगल into 2 and they are equal. So thus this rectangle will be equal to, so same with this would be equal to. अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जिनको समझ में आया वो, नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूं. मैं तुम दोनों की, जैसे तुमने पूछा ना तुझे समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं. जस्ट फोकस हेयर, जो चीज दिखेगा वो तो अपने आप दिखेगा. आई वोंट यूज एनी नॉमेनक्लेचर, जस्ट फोकस हेयर. आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? डोंट गो इनटू कॉन्ग्रुएंस. ये ट्रायंगल दिख रहा है? ओके. इस ट्रायंगल का एरिया का अगर मैं ये बेस लूं, अगर ये बेस है x, ये बेस है x, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, कर दिया, तो ये वर्टेक्स होगा, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द बेस, यहां से मैं हाइट गिराऊंगा, सो दिस विल बी द हाइट. This height would be equal to this. Right or wrong? So can I say the area is half into x into h? This is h. Right or wrong?
Agreed? Now tell me what is the area of this square? hx. hx. Of course x दोनों इक्वल है, but I am just showing you. तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू दिस? इतना समझ में आया सबको? बस इतना ही समझना है, यही है खेल। समझ में आ गई ये बात? ओके। सेम वे अगर मैं ये ट्रायंगल दिख रहा है डैक, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और यहां से मैं एक पैरेलल यहां पे भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डैक, ये हाइट है, लेट्स से दिस इज h एंड दिस इज बेस, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? बेस इंटू हाइट। So can I say this is double of this triangle? So this is double of this triangle, this is double of this triangle, this is double of this triangle, and this is double of, and are those triangles congruent? Congruent triangles have equal area, so they are equal. They are equal. So little sophisticated, but it's called Euclid's windmill proof, है ना? और इसका सोर्स हमें मिलता है उस अरेबिक टेक्स्ट में। लॉजिक समझ में आया? So this is what, like, join it and you will be able to see it, that this is equal to this triangle, this is equal to this triangle, and both the triangles are congruent. Now another aspect of proving, you would be surprised to know कि this is how book 1 was finished, and it was finished in a style. It was finished in a style, and how it was finished. अगर आप लॉ प्रोफेशनलिज्म में जाओगे या किसी प्रूविंग की दुनिया में जाओगे, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर कोई सीढ़ी ऊपर जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो नीचे भी आती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्वर्स ट्रू हो। समझ में आ गई? स्केलेटर जो ऊपर जाती है वो नीचे नहीं आती है, और कुछ कुछ स्केलेटर्स आती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे नहीं आती है। तो मतलब देयर हैज टू बी सम अंडरस्टैंडिंग कि एवरीथिंग इज नॉट रिवर्सिबल, है ना? जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, x इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर क्या होगा? 25। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इट कुड बी -5 ऑल्सो, इट कुड बी -5 ऑल्सो, है ना? जैसे हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 की कहानी जब करते हैं तो हम सिर्फ एक ही जानते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0। मेरा सवाल उल्टा हो जाता है, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 देन very intelligent, if a cube plus b cube plus c cube is yes, there is a scenario that a is equal to b is equal to c could be one of the scenarios, है ना? तो इसलिए हमें इसको समझना होगा कि अगर वो क्या कह रहा है, if c square is equal to a square plus b square, if c square is equal to a square plus b square, then the triangle is right, then the triangle is right angle triangle। तो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किया था। Now this is called converse of, so it has to be done in a little style, that how we are going to prove it। तो अब क्या करेंगे कि अच्छा मान लिया ये ट्राइंगल ABC है, we don't know anything about this angle, we don't know anything about this angle, but from C I am going to draw यहाँ पे perpendicular, just forget about it, there is some typo here। यहाँ से क्या करेगा? perpendicular draw करेंगे, we know how to draw perpendicular, and we'll cut CD is equal to BC, we can do that, right or wrong? And then we will join A and D, we'll join which postulate? First postulate, and we are going to call it D, we are going to call it, so we know triangle ADC is a right angle triangle,
We know triangle ADC is a right angle triangle because we have constructed it. And if it is a right angle triangle, can I say D square is equal to, that I can comfortably say, that I can comfortably say. देखो ये नहीं बोला सर, वो तो साफ दिख रहा है, right angle triangle, you don't have to say that. And then you know C square is equal to A square plus B square. Which common notion? That C is equal to D? Common notion 1, that C square is equal to D square, which means C equals to, we are not done yet. We are not done. No, we are not done yet. Abhi, we are talking in term of length, so no minus, okay? And algebra is not there, okay? So, नहीं, book 2 में थोड़ी बहुत algebra की बात है, that is called geometric algebra, but not in the present way, okay? So we have proved that D is C, but हमें prove ये थोड़ी करना था D is C, हमें क्या prove करना था? It is a right angle triangle, and we are not done yet. We are not done yet. So we have to have more steps now. So we see these two triangles, and we are going to say these two triangles are congruent. How? Triple S, proposition 8, side, side, side. Now that tells me this angle and this angle are, these two angles are equal. And what is the definition of perpendicular? Definition of perpendicular: when you put a straight line on a straight line, the adjacent angle should be equal. So now I can say this is a so amazing way. Okay? नहीं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते. We have to build the structure. अगर क्लासरूम 5 में आ रहे हो तो सीढ़ी से आ रहे हो. अब सीढ़ी तो सर सबको पता है सीढ़ी होगा ही. You have to tell, you have to build. That is how you build skyscrapers. अब बुर्ज खलीफा ऐसे थोड़ी ना बन गया. You have to go structure wise. अब तुम ये तो यही कह सकते थे ना सर, सी डी इक्वल हो गया, प्रूव हो गया. फिर यू आर एपिक्यूरियन. क्या दिख तो रहा है, इवन डोंकीज नो दैट. so you have to build the reasoning, you have to build the logic. It's like सर सीढ़ी ऊपर जा रही है तो नीचे आएगी ना. Of course आएगी, but you have to prove that. You have to prove that. So this finishes our book 1. Don't worry, I'm not going to talk about all the books, है ना? Because it will take like 2-3 months to finish everything. Because it's not only about lecturing, it's also about practicing. It's also about, but it would be a great task if someone takes this challenge of building all the propositions, proving it, and writing it in the notebooks. I can assure you, you are going to be a genius in mathematics. You would be like Euclid. Okay. So now, this is how the whole book looks like. How many volumes it has? 13. It has 13 volumes. How many definition it has? In book 1, it has 23, then 2, 11, 7, 8, 18, 4, 22. Here, these two books do not have any definition because 7th में सारे definitions cover हो जाएंगे number theory के. Then again, consumerables, quadratic surds, then 3D solids, and then you have 131 definitions. And when you go to postulates, thankfully you have only 5 postulates and only 5 common notions. That would be sufficient to handle all the queries. And then how many propositions? So you took, so like, and you can see the 10th one has the maximum number of propositions. It's about inconsumerables. It's the most difficult one. It's like irrational numbers. You know the story of irrational number? Okay, चलो. जैसा कि मैंने कहा था, पाइथागोरियंस ब्रदरहुड में बिलीव करते थे और उन्होंने इस फिलॉसफी पे काम की थी कि एवरीथिंग इज नंबर, द वर्ल्ड रन्स थ्रू मैथमेटिक्स, and the beauty of life and how the life works is driven by numbers. And they were very much interested in integers, they were very much interested in fractions. Decimals were not at that time discovered.
because it's more like a Hindu-Arabic system. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. When we'll be talking about Al-Khwarizmi and Fibonacci, then we'll be talking about Hindu-Arabic system. So Pythagoreans had this peculiar thing of doing, which we called Pythagorean triplets. What they used to do, they used to create a right angle, and let's say the legs are 3 and 4. The legs are 3 and 4. The hypotenuse would be 5. They used to construct these triangles, and they used to put pebbles to represent those lengths. तो अगर लेंथ साइड लेंथ 3 है तो they used to put 3 pebbles, साइड लेंथ 4 है they used to put 4 pebbles, and साइड लेंथ 5 है तो they used to put 5 pebbles. ऐसे करके वो ट्रायंगल ट्रिपलेट्स बनाते थे, जैसे 12 5 13 है ना, 24 7 25. ऐसे करके you can have infinite number of Pythagorean triplets. Okay, so they used to do that. So एक दिन उन्होंने ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, जिसका लेग्स रखा 1, हाइट रखा 1, यहां पे रखा एक पेबल, वहां पे रखा. अब उन्हें समझ में ना आए कि हाइपोटेनस पे कितने पेबल्स रखे जाए. अब वो उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज शॉर्टर और मोर देन द एग्जैक्ट लेंथ. सो दे गॉट समथिंग कि भैया देयर इज समथिंग विच वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट. देयर इज समथिंग विच वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट. और ये जो पाइथागोरियंस की जो ब्रदरहुड थी, दे वर लाइक वेरी इन्फ्लुएंशियल. दे वर मोर लाइक, काफी वर्चस्व हो गया था इस एरिया में. Everyone used to look at them with lot of respect, appreciation, and they used to think कि सारे लोग जो देखते थे सोचते थे यार इनको तो सब कुछ पता है. They have this story of numbers intact with them. तो जैसे ही उन्हें पता चला कि there is something, that is what is the square, which number when squared gives me 2, they got very very uneasy about this. कि भैया बाहर ये बात अगर लीक हो गई तो उनकी इज्जत डाउन हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला लेट्स कीप द माउथ शट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. व्हाट इज दैट, जिसका स्क्वायर 2 होगा, जिसका स्क्वायर 3 होगा, जिसका स्क्वायर 5 होगा. सो दे रिमेन्ड वेरी वेरी क्वाइट अबाउट इट. उन्हीं पाइथागोरियंस में एक पाइथागोरियन था हिपासस. अब क्या होता है, कभी भी हम कोई चीज अगर छुपाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई विसल ब्लोअर आ ही जाता है. So Hippasus was like, it's very unethical not to talk about it because we are like teachers, propagator of maths learning. So we need to talk about it. So Hippasus ने अपने पाइथागोरियंस दोस्तों को, उन्होंने देखा कि उसने मुझे धोखे की तरह देखा और वो he started propagating about root 2, root 3, root 7. That is how the irrational numbers came into being. And it is said in many of the accounts, since ये बहुत पुरानी बातें होती हैं, इसकी बातों का वास्तव प्रमाण ज्यादा मिलता नहीं है, बट लिखा जाता है कि हिपासस was killed mysteriously. He was thrown out of the ship. तो इस तरीके से कहा जाता है कि probably हिपासस को इस धोखे की वजह से, but his work was amazing. There was this, एक और मैथमेटिशियन है जिसके बारे में मुझे बताना है, स्पेशली टू द गर्ल्स ऑल्सो. आप मैथमेटिक्स वर्ल्ड में देखेंगे तो फीमेल मैथमेटिशियंस थोड़े कम दिखते हैं, बट जो हैं वो बड़े जबरदस्त भी हैं. और एक मैथमेटिशियन थी हिपाशिया. सिंस आई टॉक्ड अबाउट हिपासस, सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट हिपाशिया. इसके ऊपर एक फिल्म भी है, आर्गो. हिपाशिया वाज द पर्सन हु वाज इनटू लाइक यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड देन celestial bodies, and she has great work there. She was also stoned to death by the particular community people who were like getting very. तो इन सब मैथमेटिशियंस की जब आप लाइफ पढ़ो ना, तो डू ट्राई टू सी एंड डू ट्राई टू लर्न. जैसे आर्किमिडीज की कहानी भी मैंने आपको सुनाई. सो इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. और वो स्टोरी आप देखोगे तो आप देखोगे इट्स अ रियल स्टोरी. इट्स नॉट समथिंग कि कुक किया जा रहा है ना.
So they were these geniuses. So we need to actually look at them so that we can actually walk on their paths. Okay, coming back. So this is the whole story of. So book one is about this story of triangles, story of lines, angles, triangles, and all. Now, in book two, Euclid is talking about some geometric algebra, but not in the real shape of algebra, but he's talking about geometric algebra. So I'll skip that part and go to book three. In book three, he's talking about circles. He's talking about सर्कल्स और मैंने कहा ये जो बुक 3 और 4 है, बुक 1 और बुक 2 में पाइथागोरस की छवि दिखती है, तो बुक 3 और बुक 4 में द एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री किसने लिखा था? हिपोक्रेट्स, उसकी छवि दिखती है। और आपको थेल्स के भी सर्कल वाली रिजल्ट से सब उसमें दिखेगी। तो जैसे हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लेट्स से आप एक एक्सकेवेशन पे हो, लेट्स से मोहनजोदाड़ो की एक एक्सकेवेशन हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, and let's say you got a pottery, a broken pottery. Let's say something like this. You got this a broken pottery, है ना? कुछ ऐसा. My question is how you're going to find the center of this broken pottery. एक लग रहा है कि हाँ ये एक सर्कुलर पॉटरी से निकाला गया है, ठीक है? So how you are going to find the center of this? और I say कि let's say मुझे इस ढक्कन का सेंटर चाहिए या इसका सेंटर चाहिए मुझे, है ना? ऑफ कोर्स यहाँ पे इनग्रेव्ड है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं, इज देयर एनी वे टू फाइंड दिस? You have to use the thales. Angle in a semicircle is, तो तुम कॉपी रखोगे, 90 डिग्री का एज डालोगे, जहां जहां टच कर रहा है वहां पे मार्क करोगे, एक और कॉर्नर लोगे, वहां पे 90 डिग्री आओगे, कट, यू गॉट द सेंटर, राइट? तो तो कहीं ना कहीं सेंटर निकालना, पेपर ज्योमेट्री, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैं सोच रहा हूँ इस पे भी आप लोग की कुछ क्लासेस ली जाए। बट कमिंग बैक, तो बुक 3 में उन्होंने सर्कल्स की बात की है और बुक 4 में उन्होंने रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात की है, ठीक है? सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग। जैसे बुक 4 में हमने ऑलरेडी क्या क्या सीख लिया था बनाना? रेगुलर ट्राइंगल, दैट वाज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? अ पॉलीगॉन whose all sides and angles are, so a regular triangle is equilateral triangle, a regular square is, a regular quadrilateral is square. What do you say about regular pentagon? It's a pentagon whose all 5 sides and each angle is equal. So in book 4, proposition 11, he told you how to construct a pentagon. Simple way, not a very sophisticated, but you would be able to look at it and follow. But he comes up with an amazing way of drawing pentadecagon. You know what is pentadecagon? 15 sides. And he used very smartly the equilateral triangle and the pentagon to create pentadecagon. And how did he do that? I'll show you. I'll show you. So, let's say I call this A, and I call this B, and I call this C. It's my equilateral triangle. It's my, everybody agree with me? Okay. When you see a pentagon, a regular pentagon, you know that all the 5 sides are equal. So this is 1/5 of the circumference, 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 this is 1/5 of the circumference. Everybody agree with me? And when we see a equilateral triangle, this is 1/3, 1/3, and 1/3 of the, and when I have to
build a pentadecagon, a regular pentadecagon, I need to break the circle in 1/15, 15 equal parts. So that is how we are going to build the pentadecagon. So can you see how he did that? He has already done that. I've already done and broken 15 equal parts. My question is, you are absolutely correct. My question is, what is the length of this? 1/15. This is how? So A to D, how many sides of pentagon? So 2/5. And A to B, 1/3. And you do it by rotating, and you can get your 15 equal. A very clean way to draw a penta. It's very difficult to draw if you don't use this method. It's very difficult to draw because the moment you go beyond octagon, it becomes absolutely crazy to draw 9 gone and 10 gone. But 15 gone can be done just by the beautiful working of fractions. Everybody got this? So this is why I wanted to show you this. So how to construct a regular pentadecagon, and you would be able to see the diagram here. So we are here till here, है ना? So this portion is 1/15. We can repeat the process and we can get, of course. Or once you have got this thing, you can start cutting with the compass, no? You got 2 points, start cutting with the compass. You would be able to do that. The compass, tuck, 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 cut that. You just have to make sure that length is same, na? You would be able to do that. You don't have to do multiple equilateral triangles. Euclidean tool is always at your service. Euclidean tools, the straight edge is also without any number. So don't say that that is a scaled version of, you just need a straight edge and, okay. Now in book 5, he's talking about ratios, componendo and dividendo. ठीक है, जिसके बारे में हम लोग काफी बातें किए थे अपने कॉम्पिटिटिव क्लास में. He is talking about componendo, he is talking about dividendo, he is talking about what do we mean by ratios, what do we mean by proportions. Okay, so these are the things he is talking about, because he is going to apply in the next book, book 6, where he is going to talk about similar figures. When you will be in class 10th, you would be studying triangle chapter, where you will be talking about similar triangles. वहां पे आप एक और Thales theorem पढ़ोगे. That Thales theorem is like in a triangle. In a triangle, if you draw a line parallel to the third side, if you draw a line parallel to the third side, the other two sides would be cut in the same proportion. That is called basic proportionality theorem, one of the another theorems of Thales. So Thales ने काफी कामें कर रखी है. So Thales is going to be appearing again and again. So two similar figures is more like, what do we mean by two similar figures? यूक्लिड कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज नहीं करता था अपने पुराने इसमें. जिसको भी कॉन्ग्रुएंट कहा है उसे कहा है सिमिलर एंड इक्वल. उसे क्या कहा है? सिमिलर एंड इक्वल. इसका मतलब सिमिलर फिगर्स को डिफाइन कर रहा है, दे माइट नॉट बी इक्वल. सो सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है, यू टेक माई पिक्चर एंड कीप जूमिंग इट और कीप जूमिंग आउट. विल आई चेंज द, अगर मैं 30 डिग्री पे हाथ रखा हूं तो डबल करने पे 60 डिग्री हो जाएगा? द एंगल विल रिमेन सेम. मेरी हाइट अगर डबल हुई है तो नोज भी डबल होगी या उतनी छोटी रह जाएगी? और ज्यादा हो गई तो कार्टून लगने लगेगा. सो दैट्स नॉट द सेम थिंग, राइट? सो सिमिलर फिगर्स क्या होगा? प्रोपोर्शनली जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो. प्रोपोर्शनली जूम इन
zoom out कर सकते हो. तो two triangles are similar when their sides are in the same proportion and angles are equal. The angles have to be equal. That is how the similarity is defined. So if I say two circles are always similar, am I right or wrong? And two equilateral triangles are always similar. Two regular polygons are always similar. एक minute. Who told you rectangle is a regular pentagon? Regular polygons. Are two regular polygon of same side. I'm not talking about two different polygons of different sides. Two regular, okay, let me rephrase myself. Two regular polygons of n sides are always similar. True. Okay. So he's talking about if triangles have their corresponding angles equal, then their corresponding sides are proportional. It is called, जैसे आप SAS congruency, triple S congruency, AAS congruency, ASA congruency, ये चार congruency पढ़े होंगे. ASS congruency नहीं पढ़े होंगे. RHS पढ़ा होगा. ASS कोई congruency ही नहीं होती तो पढ़ी कैसे? Angle side is no congruency. Hear me first. The first is SAS, the second is triple S, third is ASA, the fourth is AAS, and there is nothing called ASS. That's an ass. That's not allowed. But ASS has a special congruent thing. What's that? ASS has a special congruent rule. What's that? RHS. When the angle is right, you say it right hypotenuse side. So that's the thing. Okay. Oh, it's over. Okay, wait. I keep look. Bhai, you could have left the class. Why are you sitting, man? Okay, so no, when we are into the componendo and dividend story, we are in the second book. So that's again a different subject altogether. So वहाँ पे अलग कहानी बनेगी. But yes, postulates, sorry, the common notions and postulates can be used again and again because that's like absolute truths. Definitions you have to redefine for every time. When you are using any new geometrical or algebraic, or उस समय algebra नहीं था, but you can say arithmetic or कुछ भी जो mathematical aspects को देख सकते हो. So this is like the sixth proposition where we are going to prove fantastically this very fantastic way. But let's wind up for a day. Let's meet some other time. It would not take like a big lecture. Maybe अगर मैं open करूँगा stage तो that will get to 90-95 minutes. But next time हम लोग मिलेंगे to finish what we started. So any question, anyone? Okay, bye-bye.